नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, रेलवे मैथ्स हम लोग सेशन करते हैं। आज एक्सपेक्टेड पेपर 3 की ओर हम लोग बढ़ने की ओर जा रहे हैं। इसमें आपका पेपर जो रहने वाला है पीवाईपी प्रश्न, यानी कि पिछले वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न थे, और एक्सपेक्टेड पेपर यानी कि आगे आने वाले संभावित जो आपके पेपर हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे वो आपका ग्रुप डी हो या एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 हो या एएलपी हो या टेक्नीशियन का हो, ठीक है। सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है पेपर मेरे दोस्त, और डेली 11 AM पे आप लोग को ये सेशन आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ बिना विलंब किए हम लोग चलते हैं सेशन की तरफ, सीधे प्रश्न की ओर। यदि आप लोग ज्वाइन हो गए हैं तो आप लोग जितने भी न्यू बच्चे हैं उसके पास शेयर कर दीजिए, जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उसको मैथ्स की परेशानी आ रहा है, तो परेशानी आज से आना बंद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। आप लोग को पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, जितने भी अपकमिंग एग्जाम आप लोग के हैं, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या अंडर ग्रेजुएट जो है ना, मेंस आपका होना बाकी है ना अभी, ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो या स्टेट एग्जाम से कहीं भी मैथ्स पूछा जाता हो या ईटीसी, सब में आपका ये महत्वपूर्ण काम देगा। क्योंकि मेरे दोस्त मैथ्स जो है सेम वही रहते हैं, कुछ लैंग्वेज चेंज रहते हैं, बाकी बात मैथ्स का कोई पैटर्न चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर, और इसका क्या उत्तर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई में 50% वृद्धि की जाती है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक घन था आपके पास, कहीं ना कहीं घन इस रूप में होता है, घन बना लेता हूं। ये घन है ना। ये घन है, इसकी कुछ किनारे यानी कि इसकी कुछ लंबाई होगी। लंबाई को आप 10 मान सकते हैं। वो सबसे मिनिमम संख्या मान सकते हैं जिसके आगे कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है। अब ये बोला जा रहा था कि यही घन को जो है ना, इसके जो भुजाएं हैं, इसकी भुजाएं 50% को हम इंक्रीज कर दिए। 50% इंक्रीज करने का मतलब है कि पहले जो 10 था अब हम 5 कर दिए, या पहले आप 100 मानते तो अब 150 मानना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 50% हम वृद्धि कर दिए, यानी पहले जो 10 था अब 15 आ जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा था पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6a² आप लोग जानते होंगे, यानी कि इसका भी 6a² हो जाएगा, यानी भी इसका भी 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी थी, भुजा 10 था। अरे पुराना वाला घन का भुजा 10 ही तो था ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 600, 600 हो जाएगा। और इसमें यदि कीजिएगा तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 15 15 हाँ 225, 225 और फिर गुना आपको 6 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से 1200, अब 1200 और 150 कितना हो जाएगा 1350, ठीक है। अरे यही होता है ना, यानी 225 गुना यदि आप 6 करते हैं तो इसको कॉमन साइंस से सॉल्व कीजिए मेरे दोस्त। जैसे 200 मान लीजिए, 200 6 दूनी 1200, अब 25 गुना 6 कितना हो जाएगा 150, यानी कि 1350। यानी पहले जो पृष्ठ क्षेत्रफल था आपका कितना था 600, लेकिन अब पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया है 1350। तो यही पूछने का मतलब है कितना बढ़ा पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना बढ़ा पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या मैं बता सकता हूँ कि 750 बढ़ा। किस पे बढ़ा, ये पुराने वाले पे ही तो इंक्रीज किए होंगे, यानी कि 600 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आप लोग को बताया कि 100 से गुना कर दीजिए, आप लोग यहाँ से ये से चला जाएगा। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी कि 125% की वृद्धि हो जाएगा। यही आपका करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए, ठीक है। तो चाहे तो आप इस विधि से यदि नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपली ये भी फॉर्मूला पे ही सेट इसको कर सकते हैं आप, वो तो पढ़े होंगे ना, a+b, ab/100, ठीक है। इस पे भी आप सेट कर सकते हैं, 50 वृद्धि किया, फिर 50 वृद्धि होगा, फिर 50 गुना 50 होगा, अब बेटे 100 होगा। तो यहाँ से आप इजिली देख सकते हैं 100 ये इधर हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 25 यानी कि 125% ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आप जिस विधि से आप बनाइए उस विधि से आंसर आना तय है। यदि आप इस विधि को समझ गए इस विधि से आप जल्दी इजीली आंसर कर सकते हैं। और ये विधि जो बताया गया है मेरे दोस्त, ये विधि समझने योग्य है। जो न्यू स्टूडेंट है, जिसको पता नहीं, रट्टा नहीं मारना है, मैथ्स है साइंस नहीं है, समझ गए। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी होगी। अच्छी बात है। तो राजू का वर्तमान आयु क्या है, मतलब राजू का अभी कितना आयु हो रहा है, कितना उम्र हो रहा है, ये अभी आपको बताना है। तो अभी उम्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये ज्ञात होनी चाहिए कि वो 30 साल बाद राजू की आयु 4 वर्ष पहले के दुगुनी होगी, ठीक है। तो वर्तमान आयु आप कैसे निकालिएगा, तो वर्तमान आयु को कुछ मत कीजिए, आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। लेन देन नहीं जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ ना, लेन देन नहीं जाएगा। यानी राजू की वर्तमान आयु हम एक्स मान लिए, हम मान लिए राजू की अभी का आयु एक्स साल है, ठीक है। तो 30 वर्ष बाद राजू का आयु क्या होगा, यानी कि यदि अभी आपका उम्र एक्स साल है तो 30 साल बाद तो x+30 हो जाएगा, यानी कि जो आगे आने वाला साल है वो तो उसमें आपका जुटेगा। अच्छी बात है। उसके 4 वर्ष पहले की आयु का दुगुनी था, यानी कि इसके 4 वर्ष पहले उम्र क्या होगा x-4। अरे यही तो होगा ना, इसके दुगुनी था, यानी कि ये दुगुना कीजिएगा तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x+30 हो गया इक्वल टू 2x-8। अच्छी है। इधर से आ जाएगा -x हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस जाएगा तो -38 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कर गया, तो x का वैल्यू क्या निकला आपके पास, x का वैल्यू 38 तो निकला। तो x का वैल्यू क्या माने, तो यही तो वर्तमान आयु आप माने थे ना। अरे वर्तमान आयु तो x ही माने थे ना, तो x आपका वर्तमान आयु 38 साल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
यदि आप इस प्रश्न को ऑप्शन से भी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इजी वे ऑप्शन से भी इसको आप बना सकते थे। ठीक है, कैसे आप ऑप्शन से इसको बनाइएगा, तो मान लिया हम 38 साल राजू की वर्तमान आयु है, मान लिए, मैथ्स है मानना पड़ेगा मेरे दोस्त। 28 साल इसका मान लिया हम राजू की वर्तमान आयु है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका जो भी होगा निराकरण जरूर लेकर मैं अगले सेशन में चले आऊंगा। ठीक है, तो राजू का मान लिया वर्तमान आयु अभी कितना है, 38 साल। 30 साल बाद राजू की आयु, तो 30 साल बाद राजू की आयु कितनी हो जाएगी, अरे 30 साल बाद राजू की आयु 68 साल तो ही होगा, होगा ना। ठीक है, और उससे 4 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी था क्या, इससे 4 वर्ष पहले आयु का 4 वर्ष पहले क्या आयु हो जाएगा, 34 साल। क्या इसका ये दुगुनी है, 100% दुगुनी है, यानी कि जो आप ऑप्शन उठाए थे वो 110% सही है, समझ गए। ठीक है, तो आप जिस विधि से बनाए इसमें भी आप जा सकता है, ऑप्शन विधि से भी बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन विधि से भी जस्ट बन सकता है। ठीक है, तो आपको सब विधि आना चाहिए मेरे दोस्तों, भले आप एक विधि से बनाए लेकिन नॉलेज सबका रखना चाहिए आपको, कि कहीं भी इमरजेंसी में कहीं भी मुसीबत में आपको वो काम दे सकता है। एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मेरिट बनाने में। ठीक है, समझ गए। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। ठीक है, तो आप इसको इजी नहीं ले सकते हैं। बाकी बात ये सब भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको गलत किया, क्यों किया, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा समझने में। ठीक है, यानी कैलकुलेशन में गलती हो जाता है, बड़े बड़े महारथी गलती करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार प्रश्न को आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को आप लेके चलिए, तो छोटी ब्रैकेट कहाँ कहाँ है, तो छोटी ब्रैकेट नजर तो आपको यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को आप लोग कम क्रिया करना स्टार्ट कीजिए। तो इसको यदि कम क्रिया करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 8 34, यानी कि 34/13 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, ये छोटी ब्रैकेट चले जाएगा तो यहाँ भाग के रूप में है, 6 में 4 जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ मल्टी ब्रैकेट आ गया, फिर यहाँ भाग का चिन्ह आ गया, फिर 9 में 6 चला जाएगा तो 3 होगा, फिर यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, फिर यहाँ भाग का चिन्ह है, 6 में 3 जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, समझ गए। अब चलते हैं आगे की ओर। यदि यहाँ भाग के रूप में है मेरे दोस्त, तो आप पढ़े होंगे, यदि यहाँ कोई भी संख्याएं भाग के रूप में है तो ये राइट वाली संख्याएं ये परिवर्तन होता है, जैसे 2 के गुणा के रूप में 13/34 चले जाएगा। ठीक है, 13/34 चलाएगा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 26/34 लिख दूं, 26/34 लिख दो, हाँ सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मल्टी ब्रैकेट यहाँ से गया आपका। ठीक है, ये चला गया, फिर 3 भाग में है ये, 3 भाग बड़ी ब्रैकेट में है, तो भाग है तो इसको आपको फिर से करना पड़ेगा, यानी कि इसको यदि यहाँ गुणा के रूप में परिवर्तन करते हैं मेरे दोस्त, तो 34/26 ये नीचे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भाग 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, 4×3 = 12, 102/26 क्या हो जाएगा ना, 102/26। ठीक है, और फिर यहाँ यदि भाग के रूप में ये बड़ी ब्रैकेट चला जाएगा तो 3 के भाग के रूप में आ जाएगा। तो आपको बताया कि यदि भाग है यहाँ गुना को परिवर्तन करना है मेरे दोस्त, तो राइट वाला संख्या है आपका उल्टा हो जाएगा, तो यानी इतना हो जाएगा, इसको आप कीजिएगा 78/102। ठीक है, तो यहाँ से आप करते हैं 6 से क्या जा रहा है, 6 से 13 × 78 और 6 का 6 7 42, यानी 13/17 आप लोग का करेक्ट आंसर आ गया। करेक्ट आंसर 13/17 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ गए। बिल्कुल ही ईजी प्रश्न थे, बिल्कुल ही साधारण पूर्वक इसको बनाना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि राइट साइड से इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्रैकेट्स में यहाँ से आपको स्टार्टेड है। ठीक है, कभी भी लेफ्ट साइड से इसको सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप फंस भी सकते हैं। ठीक है, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लंबवृत्तीय शंकु का आयतन खोजना है ना, तो लंबवृत्तीय शंकु आपको बनाना पड़ेगा प्रश्न को समझने के लिए। ठीक है, तो ये लंबवृत्तीय शंकु हम बना लिए, यही होगा ना, लंबवृत्तीय शंकु इसी आकार में होता है ना, जी हाँ। ठीक है, तो ये आपका सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को आप त्रिज्या बोलते हैं, तो अच्छी बात है। ये यहाँ से जो नीचे ये सेंटर को मिला है इसको आप ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका हुआ जिसको आप एक दृश्य में देख सकते हैं, इसको आप तिर्यक लंबाई बोलते हैं, या इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये आप देखिएगा मेरे दोस्त, तो ये एक समकोण त्रिभुज जैसा निर्माण आएगा आपको। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये आधार हो जाता है, ये लंबाई हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है ना, हो जाता है। लेकिन यही चीज लंबवृत्तीय शंकु में, ये त्रिज्या हो गया आपका ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, ये एल हो गया। तो कर्ण को निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो लंबाई का स्क्वायर और जो आपका बेस है इसका स्क्वायर करके कर्ण के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, तो आप समझ जाइएगा कि ये एंगल आपका सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, अच्छी बात है। अब चलते हैं वैल्यू पुट करते हैं हम। तिर्यक लंबाई क्या दिया गया था, 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो तिर्यक लंबाई है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी गई है, तो त्रिज्या आपका दिया गया है 21 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो आपसे खोज पूछा क्या जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² h।
तो आयतन निकालने के लिए आपके पास ऊंचाई होनी चाहिए, तो ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करना है, या तो इस फॉर्मेट में आप बोल सकते हैं कि हमको लंब ज्ञात करना है। बेस और कर्ण दिया गया है, तो लंब कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसी प्रकार में करते हैं, कर्ण का स्क्वायर कीजिए, बेस का स्क्वायर कीजिए, बराबर लंब का स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार इसमें जो कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, तो लंब का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। होनी चाहिए ना होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ऊंचाई मेरे पास क्या लिख सकता हूँ, ऊंचाई का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लंब स्क्वायर माइनस त्रिज्या स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। तो सबसे पहले लंब का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 784 होता है मेरे दोस्त, 784 माइनस 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441 होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊंचाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 चले जाएगा, 4 हो जाएगा 343। तो यानी h बराबर क्या हो जाएगा, 7√7, ठीक है। यानी ऊंचाई क्या निकला आपके पास, 7√7, यानी कि इससे यदि 7√7 गुना करेंगे तो उत्तर में तो √7 आएगा, क्योंकि √7 कटेगा नहीं, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। समझ गए यहाँ तक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दो ऑप्शन तो चला गया ना यहाँ से। अब हम सॉल्व करेंगे, 1/3 को 1/3 रखिए, पाए का मान 22/7 रखिए। त्रिज्या क्या था आपके पास, त्रिज्या क्या दिया गया था मेरे दोस्त, 21 सेंटीमीटर। तो 21 का स्क्वायर यानी डबल 21 का गुना कीजिए, और ऊंचाई क्या दिया गया था, 7√7। बस यही तो था आपका सवाल। तो 3×7=21, ये 7 से चले जाएगा। तो क्या आपके पास बचेगा, 22 × 21 × 7√7, ठीक है। तो क्या मैं सिंगल यूनिट डिजिट पे खेला कर सकता हूँ, जी। दो दो ऑप्शन बचा है, दोनों का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम खेला कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, गुना करें, 2×1=2, 7×2=14, यानी कोई भी उत्तर आएगा √4, कोई भी आंसर आप लोग कोई भी उत्तर गुना करने के बाद आएगा ना, तो लास्ट का जो डिजिट होगा ना 4√7 होगा। तो 4√7 एक ही जगह है, 4√7, तो आप लोग बिना कुछ किए आप लोग ऑप्शन नंबर 2 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बताया मेरे दोस्त, ये आपको समझने योग्य है कि कहीं भी आपको इस प्रकार प्रश्न दे दे तो आप लोग रट्टा मत मारिए। समझ गए। ये नहीं कि शंकु का आयतन ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर वहां से दीजिए, रट्टा मारते रहिएगा, कहीं ना कहीं आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझ के प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं आगे की ओर। 55 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है मेरे दोस्त, बिना पेन उठाए आप इसका सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि एक धनराशि को 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, ठीक है। कोई धनराशि था मेरे दोस्त, 4 वर्ष के दर पे आप निवेश कर रहे हैं, रेट आपको पता नहीं था, धन आपको पता नहीं था, ठीक है। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती तो निवेश की गई राशि 4 वर्षों में ब्याज के रूप में इतना रुपया अधिक अर्जित करती, ठीक है। तो निवेश की गई धनराशि रुपये में कितना है आपको बताना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, 640 रुपया बढ़ा कब, 640 रुपया जो मेरा ब्याज बढ़ा वो कब बढ़ा, जब आप 2% इंटरेस्ट बढ़ाए, इसी के बावजूद तो बढ़ा वो। यदि आप ये रेट नहीं बढ़ाते तो ये आपका नहीं बढ़ता। समझ में आ रहा है, यानी कि इतना रुपया ब्याज आपका बढ़ा है, ब्याज आपका 4 वर्षों में ब्याज ये आपका हो गया। तो ये तो आपका धन जो लगाए थे वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पे लगाए थे, बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए थे ना, ठीक है। तो रेट आपका क्या था बढ़ाने के योग में, 2%। टाइम कितने साल के लिए था, 4 ईयर्स के लिए था। यानी आप बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 8% बढ़ा है, मान सकते हैं ये बात। यानी सिंपल इंटरेस्ट 8% बढ़ा है, लेकिन रुपयों में 640 रुपया बढ़ा है, ठीक है। तो 100% हमेशा आप मूलधन को मानते हैं, तो यहाँ से यदि आप कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 8,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8,000 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। इसको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं था, ये बताने के लिए मैं लिख दिया गया हूँ मेरे दोस्त। सिंपली यहाँ से करते हैं, 4 दूनी 8% का वैल्यू इतना है, तो 100% का कितना होगा, तो 8 8 64। तो सिंपली 8 8 64 कितना शून्य आएगा ये भी नहीं पता करेंगे, यानी ये पता करेंगे कि कोई भी जो भी होगा मूलधन 8 से स्टार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन है 8 से स्टार्ट, 4 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट मेरे दोस्त 1 मिनट ले रहे हैं, 1.5 मिनट ले रहे हैं, या आप 1 मिनट के आसपास भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तैयारी आपका कमजोर है, आपको तैयारी बूस्ट करना होगा, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न को आप टाइम नहीं ले सकते हैं, कभी भी नहीं। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न, ये एनटीपीसी सीबीटी 1, सॉरी एनटीपीसी, जी हाँ, एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 में पूछा गया ये प्रश्न मेरे दोस्त है। एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर बताया गया है, मानचित्र का पैमाना ये था, तो दो बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगा आपको बताना है। तो पैमाना आपके पास क्या था, कितने रेशियो में था, 1:4 लाख, ठीक है। यही है ना, 3 2 5, ठीक है, 4 लाख में था। यानी इसके बीच की दूरी, मतलब मानचित्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पैमाना होगा मेरे दोस्त, यही तो बराबर पैमाना होगा ना, ये भले आपका सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, रेशियो तो है आपका। यही बोला जा रहा है, ये दूरी आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका जो होगा पैमाना, ये कितना सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो यहाँ इजिली आप गुना कर सकते हैं, 5 चौक 20, ठीक है। और इधर लाख आप लोग बोल सकते हैं, 20 लाख। क्या 20 लाख क्या हो जाएगा, 20 लाख सेंटीमीटर में हो जाएगा। आपसे क्या खोजा गया है, किलोमीटर में खोजा गया है।
तो सबसे पहले इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 20 हो जाएगा, 1 2 3, ये 20,000 आ गया। अरे आ गया ना 20,000 जी, आ गया। अब इसको, ये तो मीटर में आ गया ना, मीटर में, इसको किलोमीटर में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अरे किलोमीटर में परिवर्तन करने के लिए 1000 से तो भाग देना होगा, तो यानी 20 किलोमीटर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ठीक है, बिल्कुल ही इजी प्रश्न थे, ये आप लोग भी कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न में बोले जा रहा है कि एलसीएम इतना और इतना का एलसीएम क्या होगा, आपको बताना है। संख्याएं 2.7 0.096 का एलसीएम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये दशमलव में कंफ्यूज कर जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, बेसिक से इसको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको दशमलव उड़ाइए, तो 27/10, इसको भी दशमलव उड़ाइएगा, तो 96/1000। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आ गए, यहाँ तक समझ गए आप लोग? अरे समझ गए ना? ठीक है, तो यदि इस भिन्न के रूप में दिया गया हो, यदि एक बेटे के रूप में दिया गया हो, तो यदि आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह प्रश्न बनाए होंगे। यदि बेटे के रूप में दिया गया हो, एलसीएम पूछा गया हो, तो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ लीजिए। ठीक है, और यदि इसी प्रकार प्रश्न में आपसे एचसीएफ पूछा जाए, तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, लेकिन अभी एचसीएफ पूछा नहीं गया, एलसीएम पूछा गया है, तो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। तो 27 और 96 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 10 और 1000 का एचसीएफ कितना होगा, 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि 10 ही वो ऐसी संख्या है जो 10 और 1000 को विभाजित कर देगा। ठीक है, तो यानी जो भी उत्तर होगा मेरे दोस्त, आपका जो भी उत्तर होगा 0.1 पे होगा। ठीक है, इकाई अंक के बाद एक दशमलव होगा, इकाई अंक के बाद एक ही दशमलव नजर आ रहा है, 21.6, यानी हम बोल सकते हैं कि 27 और 96 का एलसीएम 216 आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि सब ऑप्शन में देख सकते हैं मेरे दोस्त 216 ही है, तो यानी एलसीएम 216 हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो 21.6 आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो यदि दशमलव कितनों भी संख्या हो, सबसे पहले आप उसको दशमलव उड़ा के बिल्कुल इजी वे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न को। ये प्रश्न जो था मेरे दोस्त, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स थे उसके लिए बहुत बेस्ट ये प्रश्न है। जो न्यू स्टूडेंट है इसमें फंसते हैं, तो आज दिन के बाद ये आप ये नियम अप्लाई कर लिए, कभी भी नहीं फंसिएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, नहीं तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। ये भी बिल्कुल इजी प्रश्न है। ठीक है, एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2820 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है, आपको बताना। अरे मेरे दोस्त, कोई भी संख्या का 100% बढ़ाइएगा, कितना होगा, आप मान के चलिए 100 रुपया है, इसका बोले कि आपको 100% बढ़ाना है, तो क्या 200 रुपया नहीं हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा 100%? यदि आपका मान के चलिए 1 रुपया है, इसका 100% आपको हम बोल रहे हैं बढ़ाने के लिए, क्या 1 रुपया 2 रुपया नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो वही तो बोल रहा है, कोई भी संख्या है 100% बढ़ाने के बाद ये 2820 रुपया हो जा रहा है, तो वो संख्याएं क्या है जिससे वो बढ़ा है, तो यानी कि संख्याएं जो बढ़ा है इससे तो आधा ही है ना, संख्याएं जो बढ़ा है इससे तो आधा ही है ना, यानी जो भी संख्या होगा इसका आधा ही होगा, यानी कि 1410 होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ गए? प्रश्न पूछा था मेरे दोस्त, ये प्रश्न हवा में लेकर नहीं आए, ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, अब आप पूछिएगा इतना इजी सवाल कैसे पूछ सकता है, तो मेरे दोस्त 25 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 25 प्रश्न में सब हार ही दे देंगे, तो आप मुंह करके ऊपर करके सो जाइएगा। ठीक है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो उसमें से कुछ प्रश्न होते हैं, 5 से 10 प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न देते हैं कि बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पेन उठा रहे हैं तो वो आपकी कमजोरी है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें से 10-15 क्वेश्चन बहुत ही इजी प्रश्न सेट करते हैं। ठीक है, चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, छूट देने के बाद वो 5% का लाभ करता है, तो छूट कितना दिया था ये आपको बताना है। ठीक है, समझ गए? यानी कि एक दुकानदार था, कुछ उसका क्रय मूल्य था, कुछ, अरे जो मूल्य खरीदे होंगे तो कुछ तो क्रय मूल्य होगा, तो हम मान लिए 100 क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य से जो बढ़ा के अंकित को फिक्स किया जाता है, जो बढ़ा के मूल्य को फिक्स किया जाता है मेरे दोस्त, उसे ही आप अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य जहां पे भी फिक्स होगा मेरे दोस्त, वहां पे डिस्काउंट आपका जाएगा। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 10% बढ़ा दिया गया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यदि 100 रुपया क्रय मूल्य है, 10% हम बढ़ा दिए, तो क्या 110 रुपया हो जाएगा अंकित मूल्य? जी हाँ, 100% हो जाएगा, 110% अंकित। ठीक है, अब बोला जा रहा है छूट देने के बाद इसको 5% का लाभ, तो छूट आप किसमें दीजिएगा, छूट आप अंकित मूल्य में तो ही देते हैं, तो छूट आपको पता नहीं है कितना परसेंट हम छूट दे रहे हैं, लेकिन ये आपको पता है कि 5% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि जो वस्तु 100 रुपया में हम खरीदे थे, 5% लाभ कमाने के लिए 105 रुपया में हमको बेचना होगा। ठीक है, तो यही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपसे बस यही पूछा जा रहा है कि छूट क्या है, छूट कितना दिया था, 110 रुपया आप अंकित मूल्य किए, लेकिन 105 ही रुपया में बेचे, तो छूट कितना रुपया दिए, 5 ही रुपया तो दिए, किस पे दिए, 110 पे, तो 100 पे कितना आप दे सकिएगा, तो यहाँ से आप इजी पे 10 बचे 50 रुपये 11 दिखा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इजी देख सकते हैं, 11 बचे 55 ज्यादा हो रहा है, 5 तो हो नहीं सकता, 5 से प्लस तो हो नहीं सकता, और ये दशमलव में आएगा, यानी 4.54 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न
मेरे दोस्त ये आपका रेशियो का सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है, ये आप लोग कर सकते हैं इसको। जैसे मान के चलिए 14 अनुपात y है और समानुपात 7 अनुपात y है। समानुपात मतलब ये आप सोचिए कि समानुपात मतलब बराबर है, यानी कि ये जो रेशियो है ये भी रेशियो बराबर, यानी कि ये रेशियो कितना है 7:8, तो ये भी रेशियो आपका 7:8 ही होगा। लेकिन 7:8 तो नहीं है, 7 के जगह पे 14 है यानी दुगुना है, तो 8 के जगह पे 8 नहीं होगा यानी इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है मेरे दोस्त। ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और ग्रुप डी में भी पूछा गया प्रश्न है, जो आगे आने वाली एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, कोई संभावना नहीं है। ठीक है, पूछे जाएंगे, संभावना तो छोड़िए 100% पूछे जाएंगे आपसे ये सवाल। समझ गए आप लोग। बोला गया था 7 फरवरी 2024 को जमा की गई और 8 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4,000 की राशि, इतना दर पे साधारण ब्याज क्या होगा आपको बताना। तो आपके पास मूलधन क्या था, आपके पास मूलधन 4,000 रुपया था। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, मैथ्स मैजिक पे जो भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सवाल किया जाता है, ये फार्मूला लिस्ट द्वारा किया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, ये फार्मूला जो किताबी फार्मूला है उस पर बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि किताबी फार्मूला पे आप लोग फंस सकते हैं। तो ये लोग बिल्कुल कॉमन सेंस से हम लोग इस पे यूज करते हैं। ठीक है, जितना भी सीआई और एसआई का सवाल अभी तक आप लोग मैथ्स मैजिक पे देखे होंगे सॉल्व करते हुए, उसमें बिना फार्मूला का आप लोग का सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मूलधन आपके पास क्या था 4,000 था। रेट क्या था, रेट 7.5 था परसेंट था। तो आपके पास टाइम क्या था, अरे यार टाइम निकल जाता तो हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल लेते, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। टाइम यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं, कितने दिन पे इस पे इन्वेस्ट किया, तो यहाँ से टाइम आप निकाल सकते हैं इजी पे। ठीक है, तो टाइम सबसे पहले निकाल लेते हैं, तब तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। यानी 7 फरवरी 2024 को धन लगाया, 8 अप्रैल 2024 को धन लगाया, तो फरवरी में कितना दिन के लिए धन लगा मेरे दोस्त, अरे फरवरी में कितना दिन के लिए धन लगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये फरवरी लीप वर्ष आता है, हाँ 2024 है लीप वर्ष, यानी 29वां महीना होगा। 29वां महीना होगा तो टोटल इसमें कितना होगा 6, 29 में 6 माइनस कर दीजिएगा तो 23 दिन, ये आपका 23 दिन हो गया फरवरी। फिर मार्च को आप देखिएगा, मार्च में 31वां महीना होता है तो ये 31 हो जाएगा, और अप्रैल में मात्र 8 तारीख तक है तो ये 8 हो जाएगा। तो टोटल आप डे यूज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा डे, डे कितना हो जाएगा, क्या 63 होगा, तो ये 23 हो जाएगा ना, ये 31 हो जाएगा ना, मार्च फरवरी मार्च अप्रैल, तो 39 ये हो जाएगा, तो 9 3 12 62 दिन। कितना दिन हो गया मेरे दोस्त, 62 दिन हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं 62 दिन हो गया। यदि इसको हम मंथली में कन्वर्ट करते हैं, यदि सालाना में कन्वर्ट करते हैं तो पूर्णांक में जाएगा। ठीक है, तो हम लगभग में इसको करते हैं कि हमको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ना पड़े, ये लगभग में आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो 62 दिन को हम क्या हम 60 दिन मान सकते हैं, एक लगभग में, एक लगभग में 60 दिन मान सकते हैं हम, यानी कि जो भी उत्तर आएगा इससे ज्यादा आएगा। यानी 60 दिन का मतलब है, अरे 60 दिन का मतलब है कितने महीने, अरे 60 दिन का मतलब मेरे दोस्त, यदि 60 दिन आपका आया, ठीक है, 60 दिन आपका आया तो कितने महीने हुए 60 दिन में, 2 मंथ हुए, हुए ना 2 मंथ हुए, 2 मंथ हुए। इसको सालाना में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1/6 ईयर्स के लिए आपका धन लगाया गया था, तो टाइम क्या निकला आपके पास 1/6 ईयर्स। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे डे पे आया, इसको हम यहाँ से कैलकुलेटिव करने के चक्कर में इसको 60 मान लिए, यानी जो भी उत्तर होगा इससे थोड़ा तो अपर होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 2/12 इतना माउंट में हो गया, इसको सालाना में कन्वर्ट किया तो 1/6 हो गया। तो बस आपसे क्या पूछा गया, आपसे तो साधारण ब्याज पूछा जा रहा है ना, तो साधारण ब्याज क्या होता है, अरे साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज रेट और टाइम का तो गुणनफल होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट समझे नहीं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट और टाइम का तो ही गुणनफल होता है, और क्या होगा, यही तो होता है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो सिंपल इंटरेस्ट 7.5 या 75/10 आप लिख सकते हैं, और 1/6। ठीक है, यहाँ से समझ गए। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 25, 25 या 75 आप जान सकते हैं, 5 5 25 अब 5 दूनी 10, यानी कि 5/4% आपका क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट निकला। तो जितना मूलधन है इसका 5/4 यदि आप लोग निकालिएगा मेरे दोस्त, 5/4% निकालिएगा तो वो आपका ब्याज निकलेगा। क्यों ब्याज निकलेगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज ही है। तो आपके पास मूलधन कितना था 4,000, 4,000 का 5/4% कर दीजिए, यानी 400 कर दीजिए, तो यहाँ से ये चला जाएगा, 4 से ये 10 चला जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं रुपया में 50 रुपया आपका इंटरेस्ट आएगा। तो लगभग में नहीं, लगभग में 100% ये 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको 62 मान के चलते मेरे दोस्त, तो ये पूर्णांक में आंसर आता है, तो हम पूर्णांक में आंसर होता है तो कहीं ना कहीं हमको कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ता है। समझ रहे आप। ठीक है, चलें आगे की ओर, समझ गए। और कभी भी इस तरह प्रश्न आए तो इसको मंथली में चेक करके, इसको बाद में इसको आप मंथली में चेक करके फिर माउंथ में कन्वर्ट करके फिर आप ईयर्स में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर।
अनुभव गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए 55,000 रुपया अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। कुल इतने रुपये लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1431 रुपया अधिक है, तो अनुभव द्वारा गया कितनी पूंजी है। मस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही इजी प्रश्न है, बच्चा सॉल्व इसको कर देता है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है। यदि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और मेहनत कीजिए, सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। बोला जा रहा है यदि आपसे सॉल्व हो गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका सवाल दे दीजिएगा बिना देखे। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर। तो बोला जा रहा था कि अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, एक बिजनेस शुरू करते हैं। अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए 55,000 रुपया अधिक इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और गौरव 5 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो कुल लाभ इतना में से अनुभव का हिस्सा यदि इतना रुपया अधिक है गौरव से, तो अनुभव द्वारा निवेश की गई पूंजी क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले अनुभव कितना रुपया और गौरव कितना रुपया इन्वेस्ट किया था। तो गौरव कितना किया था मेरे दोस्त, गौरव का पता नहीं, एक्स महीना कितने महीने के लिए किया था, 5 महीने के लिए किया था। ठीक है, वही बात हम अनुभव का कर लेते हैं। तो अनुभव 2 महीने के लिए 55,000 रुपया ज्यादा किए थे, किससे, इससे। तो इसका धन यदि एक्स था तो इससे 55,000 रुपया ज्यादा किए होंगे। ठीक है, तो इससे 2 महीने ज्यादा किए। ठीक है, तो अब लाभ को जो बटाया जा रहा है ना, लाभ जो बटा जा रहा है मेरे दोस्त, लाभ किस अनुपात में बटा जा रहा है। तो कुल लाभ तो हुए थे 7155। अरे कुल लाभ तो 7155 हुए थे, और लेकिन साफ साफ बोले जा रहा है कि 1431 रुपया अधिक है अनुभव का हिस्सा गौरव से। यानी कि ये अनुभव का जो हिस्सा है ना, गौरव के हिस्से से 1431 रुपया अधिक। ठीक है, तो कैसे आप टोटल लाभ में कैसे आप अनुभव और गौरव का हिस्सा लिखिएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखना है मेरे दोस्त, 1431 रुपया अधिक है, यानी कि टोटल यदि आपका लाभ में 1431 रुपया आप माइनस कर देते हैं तो क्या आपके पास 5724 रुपया आ जाएगा। यानी ये दोनों आने के बाद ये दोनों को यदि बराबर बराबर बांटिएगा मेरे दोस्त, तो 2862 इसका भी आ जाएगा अनुभव का, और 2862 आपका गौरव का भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसमें 1431 रुपया माइनस किए थे, तो 1431 रुपया किसमें ऐड होगा, जिसमें 1431 रुपया ज्यादा होगा। किसका ज्यादा हो रहा है, अनुभव का, तो अनुभव में ज्यादा हो जाएगा। तो अनुभव का क्या निकलेगा यहाँ पे, तो 3 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, यानी 1492, और इसका 2862 निकल गया। ठीक है, अनुभव और गौरव का, यहाँ से समझ गए आप लोग। ये इजी वे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव करना पड़ता, यानी अनुभव का क्या निकला 9293 और इसका 2862। यदि इसको अनुपात में तोड़िएगा मेरे दोस्त, ये 3:2 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं था यहाँ पे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 5 दिया 15x, 5x और गुना ये कितना हो जाएगा 15x, बराबर ये गुना होगा इसमें 2x, 2 दूनी 4x, प्लस ये 55 दूनी 110, 110 दूनी 220, और इधर 3 जीरो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पावर 11x बराबर 22 ये आपका हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा 22 224। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकलेगा 20,000। क्या x का वैल्यू 20,000 निकला ना, देख क्या x का वैल्यू 20,000 निकल गया मेरे दोस्त। अरे x का वैल्यू 20,000 निकला ना। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी कितना है। तो अनुभव कितना निवेशित पूंजी कर रहा था, तो अरे x का वैल्यू निकला, तो x का वैल्यू तो 2,000 है, x का वैल्यू तो सॉरी 20,000 है, और इसमें तो 55,000 रुपया ज्यादा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो इसमें 55,000 रुपया ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना ये धन इन्वेस्ट किया था, 75,000 रुपया किया था। तो यही आपका राइट आंसर होगा, 75,000 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकला ना, तो एक्स का वैल्यू क्या माने थे, तो एक्स का वैल्यू किसका धन माने थे आप, इसी का, तो गौरव का तो धन माने थे, और साफ साफ बोले जा रहे हैं कि गौरव के धन से 55,000 रुपया अधिक इन्वेस्ट किया था कौन, अनुभव। तो यहाँ से अनुभव का टोटल आए 75,000 निकलेगा, यही गौरव का पूछता तो 20,000 निकलता। ठीक है, समझ गए, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगा, ये कैलकुलेटिव के लिए थोड़ा सा मैंने आपको समझाया कि टोटल लाभ में किसी का ज्यादा हो तो उसको कैसे बांटना है आपको। ठीक है, तो टोटल लाभ में यदि किसी का ज्यादा दिखा रहा हो ना, तो उसमें पहले माइनस कीजिए, फिर 2 से भाग करके दोनों को बराबर कर लीजिए वैल्यू, जितना ज्यादा है इसमें उतना ऐड कर दीजिए, ये आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलते हैं आगे की ओर। थोड़ा कैलकुलेटिव करके बताना पड़ा मेरे दोस्त, बिल्कुल बाद ये प्रश्न यदि आप सॉल्व करने के यदि प्रैक्टिस किए रहते, ये सवाल को कोई लेंदी नहीं जाते, तुरंत बना देते प्रश्न को। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न, साइन, इसको आप थीटा मान लीजिएगा, इसको आप थीटा मान लीजिएगा मेरे दोस्त, इसको भी आप थीटा मान लीजिएगा, इसको भी आप थीटा मान लीजिएगा। ठीक है, तो साइन थीटा हाफ, साइन कितने डिग्री का मान हाफ हो जाता है, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि थीटा मान यदि 30 डिग्री रखेंगे तो हाफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अरे साइन 30 डिग्री का मान तो हाफ के बराबर होता है, यानी थीटा का मान निकल गया मेरे पास 30 डिग्री, बस कुछ मत कीजिए, थीटा का मान 30 डिग्री सब में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से 13 करते हैं, यदि कोसेक 30 डिग्री का मान क्या था 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 गुना कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है √3 का स्क्वायर करिएगा 3 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 चौके 52 माइनस 9 माइनस 15, तो 15 9 ये माइनस मैंने जुटेगा 24, तो यानी 52 में 24 चला जाएगा, कितना बचेगा, कुछ भी बचे मेरे दोस्त, इकाई डिजिट पे 8 आएगा, यानी 68 तो नहीं होगा, 28 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इजी प्रश्न थे, बच्चे वाले सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर।
14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा 5x माइनस 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपके पास एक वर्ग था, इसका भुजा दिया गया था 5x माइनस 8, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा ही तो स्क्वायर हो जाता है, यानी इसी का तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 5x माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी कहीं ना कहीं तो ये तो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? तो इसका क्या हो जाता है वैल्यू? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? आप लोग को भली भांति भांति पता होगा। ए स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8×64 माइनस 2ab, तो 2a कितना है? 5x है और ये 8 है। तो यहाँ से यदि सॉल्व कीजिएगा तो 25x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 80x, तो यही आपका उत्तर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो 25x स्क्वायर प्लस 80x, नहीं ये नहीं होगा। 25x स्क्वायर प्लस 80x, जी नहीं ये नहीं होगा। 25x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 64, जी हाँ 100%, 3 नंबर इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? सॉरी, ये तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बता दिए गए, एक बार फिर से इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये भुजा था 5x माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यदि आप सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त तो 25x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 64 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में बोले जा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 24 से विभाज्य है? ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, अब आप 24 से भाग दीजिए, जब उत्तर आ जाएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, क्या ऐसे कीजिएगा सवाल 24 से भाग देते? नहीं ना, इस प्रकार सवाल को इस प्रकार नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जामिनर भी क्वेश्चन सेट करता है तो इस प्रकार सवाल को वो चाहता है कि आप 24 से भाग देकर बनाए जिसमें कि आपका करियर खतरे में पड़ जाए। ठीक है, लेकिन बिल्कुल आप ऐसा करना नहीं है। कुछ नियम होते हैं, कुछ विभाजकता का रूल होते हैं, ये नियम फॉलो करना होता है आपको। तो यानी कि कोई भी संख्याएं 24 से विभाज्य होगी तो वो संख्याएं 3 और 8 से विभाज्य होगी, क्योंकि 3 और 8 इसी का फैक्टर है। ठीक है, 8 या 24, यानी कि कोई भी संख्या यदि 24 से विभाज्य हो रहा है ना तो वो संख्याएं 3 से भी विभाज्य होगा और वो संख्याएं 8 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 8 की ओर लेके चलेंगे। तो 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 8 का विभाजकता का नियम कहता है मेरे दोस्त कि कोई भी संख्या का इकाई 3 डिजिट, कोई भी संख्या का इकाई 3 डिजिट, कोई भी संख्या का इकाई 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य है, यदि 8 से पूरा पूरा भाग लग रहा है तो वो पूरी संख्याएं 8 से भाग लग जाएगा। समझ गए आप लोग? क्या समझे? यानी कि 8 से विभाजकता का नियम, यदि लास्ट में 3 डिजिट 8 से भाग पूरी पूरी लग रहा है यानी कि पूरी संख्याएं ही 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले 8 का विभाजकता का नियम देख लेता हूं। यदि 8 का विभाजकता का नियम 2 को इसमें से निकल गया तब हम 3 का देखेंगे, तब हम फाइनली 24 का देखेंगे। यदि 8 ही में से निकल आए, 3 ऑप्शन छट जाए तब तो सोने में सुहागा। ठीक है, तो 8 से विभाजकता का नियम 3 अंक, क्या ये 8 से 3 अंक कट रहे हैं? तो 8 का 8 2, अरे 8 का 8 हो गया ना, फिर 8 का 8 8 24, जी हाँ ये तो 8 से कट रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये 8 से कट रहा है। तो और ऑप्शन देख लेते, क्या ये 8 से कट रहा है? तो 8 का 8 हो जाए, 8 दूनी 16, जी नहीं 8 से नहीं कट रहा, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ये 3 अंक 8 से कट रहा है? 8 चौके 32, यानी 7, जी नहीं, यानी 3 उत्तर भी हो नहीं सकता। क्या ये 3 अंक 8 से कट रहा है? तो 8 का 8 1, 8 दूनी 16, जी नहीं कट रहा है, तो बस कुछ नहीं करने जाएंगे, तुरंत आंसर देके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मात्र 3 सेकंड 4 सेकंड का खेला होता है इसमें। ठीक है, यदि आप इससे हद से ज्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड, यदि आप इससे भी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे वाले प्रश्न में आप संकट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सब प्रकार से विभाजकता का नियम ऑलरेडी हम क्लास लेके मेरे दोस्त आप लोग का पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट पे। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वहां जाकर प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इजी वे से बताएं कैसे 1 से 11 तक आप लोग विभाजकता का नियम देके मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगा? इसमें कुछ किए हम? कुछ इसमें नहीं किए मेरे दोस्त, मात्र 3 और 8 से खिलाओ, क्योंकि हम जानते हैं जो संख्या 24 से विभाज्य होगा वो 3 और 8 से भी विभाज्य होगा। तो सिर्फ हम 8 से विभाज्य खिला करके हम ये उत्तर इसका उत्तर दे पाए। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल इसी प्रकार आपके मेंस एग्जाम में मेन जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें इसी प्रकार से आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक आदमी को 1 रुपये में 6 रबड़ बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे? ठीक है, तो एक आदमी ने 1 रुपये में कितना रबड़ बैंड? 6 रबड़ बैंड। क्या एक रबड़ बैंड का दाम मैं जान सकता हूँ? कि जी हाँ, एक रबड़ बैंड का दाम 6 रुपया, इतना 1/6 रुपया हो जाएगा। तो इसको बेचा तो 40% का हानि हुआ। 40% का हानि का मतलब है कि 6/10 मूल्य रह गया होगा, 6/10 मूल्य रह हो गया हो। लेकिन कभी भी याद रखें मेरे दोस्त, होल बॉयज इसको करना है, जैसे कि 10/6 कर देना। ठीक है, क्यों कर देना? क्योंकि ये इसके बराबर है, इसको हानि हुआ है तो इसको गुना में लाने के लिए परिवर्तन इसको करना होगा। अब कितने में आप बेचना चाहते हैं? 1/5 लाभ पे बेचना चाहते हैं ना? अरे 20% का वैल्यू 1/5, और इसको यदि लाभ कर रहे हैं तो 6/5 पे बेचना चाहते हैं, तो 6/5 से आपको गुना करना होगा। 6 से 6 चला गया, 5 से 2 चला गया, 2 से 3 चला गया, तो यहाँ से साफ साफ निकल रहा है कि 1 रुपये में यदि 3 को बेचते हैं तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ गए? चलते हैं आगे की ओर।
ये प्रश्न आपका एएलपी में भी पूछा गया था, एएलपी 24 में भी पूछा गया था, आपका टेक में भी पूछा गया था, ये आपका जेई में भी पूछा गया था। ठीक है, पता नहीं ये प्रश्न क्या देखे थे सेटर, जो प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे थे। क्या बोला जा रहा था प्रश्न में, सअभाज्य संख्याओं में समुच्चय का महत्तम समवर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है। कहने का मतलब है 100 अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, उसका एचसीएफ क्या होगा, तो कुछ मत कीजिए, 2 अभाज्य संख्याएं, कौन दो अभाज्य संख्याएं आप मान लीजिए, मान लेते हैं 3 5, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो कोई भी अभाज्य संख्या यार, अभाज्य संख्याएं आप किसे बोलते हैं, जो एक और स्वयं से कटे, जैसे मान के चलिए 19, ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, इसको कैसे पता करें ये अभाज्य संख्या है, ये 1 से भी कटेगा और ये 19 से ही कटेगा, और बाकी बात धरती पे कोई नंबर से ये नहीं कटेगा, यानी कि जो 2 नंबर से कटे, एक और स्वयं से कटे, उसे ही आप लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जब आपका ये 2 अभाज्य संख्याएं एक और स्वयं से कट रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एचसीएफ 1 के बराबर होगा, यानी 2 अभाज्य संख्याएं दोनों कटना चाहिए तो 1 से, यानी 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे हम 7 और 9 ले लिए, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, अरे एचसीएफ मतलब वही जो दोनों को विभाजित कर दे, तो दोनों को कोई फैक्टर आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो फैक्टर दोनों में एक कॉमन आ ही सकता है, तो वो एक ही हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं एक और स्वयं से विभाजित होता है। ठीक है, तो धरती पे कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 47 और 53, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमेशा एचसीएफ ये होगा। तो कहीं भी धरती पे कितनों नंबर ले लीजिए मेरे दोस्त, यदि अभाज्य संख्याएं हैं तो एचसीएफ 1 होगा, और यदि एलसीएम खोजा जाए तो दोनों का गुणनफल, ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या होगा एलसीएम खोजा जाए तो दोनों का गुणनफल होगा, एचसीएफ खोजा जाए तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न को बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग 74 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है, 2 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या, मतलब कि यदि एक क्रमागत विषम संख्याएं 3 है तो दूसरा 5 ही होगा, यदि दूसरा 5, पहला 5 है तो दूसरा 7 ही होगा, यदि पहला 9 है तो दूसरा 11 ही होगा, क्योंकि क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इसके वर्गों का योग 74 है, तो संख्याएं का योग क्या होगा आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ दोस्त कि विषम संख्याएं क्या क्या है, 3 5 7 9 11, अरे इतने में ही देख लेते हैं, क्योंकि 74 कोई बड़ा नंबर नहीं है मेरे दोस्त, ये होगा तो 3 से 11 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम 2 संख्याएं माने शुरू वाले 3 और 5, तो इसका वर्गों का योग क्या हो जाएगा, 9 और 25, ये तो 34 हो रहा है, 74 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये हम नहीं रख सकते। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं 5 7, क्या ये हो जाएगा, 5 5 25 और 7 7 49, क्या इसका योग आपका 74 आ रहा है, 4 2 4, जी हाँ 100% 74 आया, यानी कि कौन वो संख्याएं हैं दो लगातार, 5 और 7 है, तो इसी का तो योग पूछा जा रहा है, तो इसका योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका योग 7 5 12 हो जाएगा, 12 इज करेक्ट आंसर। ये कॉमन सेंस वाले सवाल थे, ऐसा सवाल आपको करने आना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस, यदि आप इसको लेंदी जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, n+2 करके आप n+ करके मान सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए, लेकिन इस सब सवाल को आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से यूज करें, रियल लाइफ में सोच के यूज करें, तो आप लोग जल्दी सवाल दे सकते थे। ठीक है, क्यों क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इस जगह कोई बड़ा डेटा नहीं है, इस जगह कोई ये नहीं है कि 774 है बड़ा डेटा है, तो आप क्या मानिएगा 31 अभाज्य माने या 33 अभाज्य माने, ऐसा आप नहीं कर सकते, बिल्कुल छोटा सा है मेरे दोस्त, ये 5 और 10 के बीच में ही आएगा, तो क्यों ना मैं यहाँ से करके जल्दी निकाल लूँ। ठीक है, समझ गए, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा था कि ईशान और मेघना अपने अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है, यानी कि ये आपका दिल्ली हो गया, ये आपका कानपुर हो गया। ठीक है, दिल्ली से आपको कानपुर जाना है, कुछ तो डिस्टेंस होगा, हमको पता नहीं है इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, बोला जा रहा है ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलाता है, ईशान यानी ईशान जो है ये 77 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलाता है, और जबकि मेघना 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी चलाता है, यानी मेघना 33 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में चलाती है। यदि ईशन को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि ईशन जो है, ईशन यही तो चाल से चल रहा था, तो इसको कानपुर पहुंचने में, इस जगह पहुंचने में कितना समय लग रहा है, इसको इस जगह पहुंचने में मेरे दोस्त 12 घंटे का समय लग रहा है। तो क्या मैं बता सकता हूँ कि दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी क्या है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या हो जाता है, 4 गुना समय हो जाता है ना, 4 गुना समय, अरे हो जाता है ना 4 गुना समय, तो 4 क्या है 77, समय क्या है 12, तो यहाँ क्या होगा बरसते 84 8 और बरसते 84। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 924 किलोमीटर हो जाएगा ना, 924 किलोमीटर, तो 924 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकला है, 924 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी क्या निकला, 924 किलोमीटर डिस्टेंस निकल चुका है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है फाइनली आंसर में, तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, अरे मेरे दोस्त दूरी तो 924 दिया गया था, और मेघना किस चाल से जा रहा है, 33 किलोमीटर चाल से, तो आप लोग यदि समय निकालना चाहते हैं तो दूरी बेटे चाल कर दीजिए, तो वही तो की है, ये दूरी है ये समय है, तो यहाँ से भाग दे सकते हैं, 11 या 33, 11 88, 11 44, 3 से करते हैं, 3 3 3 24, यानी कि 28 घंटे में ये दूरी कंप्लीट कर लेंगे। कौन कौन कंप्लीट कर लेंगे, मेघना कंप्लीट कर लेंगे, तो 28 घंटे इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक है,
चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे दोस्त, प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट निकालने बैठ जाएंगे, बिल्कुल स्कूल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इसमें 2 कैटेगरी का सवाल आता है, दोनों ही बिल्कुल तुक्का बिल्कुल मुंह से दे सकते हैं, इसमें पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे पूछे प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो इसमें n+1 कर दीजिए। n मतलब क्या होगा, यही 151 सम संख्या है, यानी 151 + 1 152 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट उत्तर होगा, नंबर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और यदि इसी जगह पूछे प्रथम 151 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो संख्याएं दिया गया था वही खुद होगा, यानी कि ये खुद 151 होगा। यदि विषम पूछे तो वही आपका औसत होगा। यदि आपका सम पूछे तो इसमें ऐड करके आपको उत्तर देना है। तो सम पूछ रहा है ना, तो 152 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, समझ में आ गया आप लोग को। तो कैसा लगा मेरे दोस्त आज टॉप 20 सवाल, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बताते नहीं है। कमेंट सेक्शन जरूर किया है, क्या सुधार करना चाहिए, क्या आपके लिए जरूरी है, क्या और कोई टॉपिक इसमें लाना चाहिए, तो आप लोग जो भी हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यदि कोई भी चीज़ का रिलेटिव पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त, ये नोटिफिकेशन चाहिए, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल का, वहाँ ज्वाइन करके जाके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके A to Z अपडेट आप पा सकते हैं। ठीक है, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी न्यू बच्चे हैं उसके पास शेयर कर दीजिएगा, जिसमें कि मैथ से पढ़ने जो लेंदी एक्स मान के बनाते हैं ना, 5 लाइनर का, तो इसमें से उस बच्चे को बोलिएगा समय, मेरे दोस्त बहुत कीमती समय होता है एग्जाम हॉल में। यदि आप अभी समय बचाते हैं, मैथ में समय बचाते हैं, तो और सब्जेक्ट में आपका टाइम लगने की संभावना नहीं है। और यदि आपका टाइम बचत हो रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रोसेस में आपका समय खर्चा होगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं उसके पास शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, पल पल अपडेट के लिए। कुछ भी अपडेट हो A to Z अपडेट आपको मैथ्स बेसिक पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे दोस्त इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में।